हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर स्कूपी वीडियो ऑफ स्कूप ट्यूबर। आज हम 11th क्लास को शुरू करने वाले हैं फिजिक्स की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स आने वाले जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हुआ, डिफरेंशिएशन, ग्राफ्स, इंटीग्रेशन, लॉग, ये सब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम। तो मैं एक एक करके इन सब के लेक्चर्स बनाऊंगी। सबसे पहले आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली एंगल ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होगा। तो पढ़ते हैं अब हम। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब है हमें मैथमेटिक्स तेज होनी चाहिए हमारी, मतलब कि हमारी कैलकुलेशंस तेज होनी चाहिए। हमारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जहाँ पर कैलकुलेशन आ रही है मैथमेटिक्स आ रही है, क्योंकि जो फिजिक्स है ना उसकी जो नींव होती है, जैसे स्टार्टिंग होती है, वो मैथमेटिक्स होती है। तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए फिजिक्स को, मैथमेटिक्स को भी पढ़ना ज़रूरी है। दिक्कत मतलब इतनी हार्ड फिजिक्स में नहीं आती है, मैथमेटिक्स बहुत ईजी होती है। पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कैलकुलेशन को तेज करने के लिए कुछ हैक्स देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हमें क्या करना हो, प्रोडक्ट करना हो, जैसे अब लिख रहा है 1.33 × 14, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, बहुत देर लग जाएगी। तो हमें पता होना चाहिए, कुछ वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि 1.33 को अगर हम करेंगे फिक्शन, उसमें फ्रिक्शन में, तो क्या होगा? फ्रैक्शन इसका बनेगा 4/3। तो हम 4/3 इंटू 12 करेंगे, जल्दी से 16 आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, तो ये वाले 3 से यहाँ पर ये 12 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4 × 4 16। ठीक है। अब सेकंड वाला एग्जांपल देखो, 0.25 का मतलब क्या होता है? 1/4। तो 1/4 की 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये से कट जाएगा तो आ जाएगा 4। तो 4 इसका आंसर। ठीक है। ऐसे कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि 0.62, इसका मतलब क्या होता है? 2/3। तो यहाँ पर 3 से 30 कट जाएगा, तो क्या जाएगा? 20। ऐसे हम अपने कुछ कुछ ये हैक्स हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाती है। अगली यूनिट है 0.33, जिसका मतलब होता है 1/3। अगर हम देखें यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 18 से कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसे कितनी बार हो जाएगा? 6 बार पे, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा है क्या हमारा? अप्रॉक्सीमेशन लगा लो। अब क्या है देखो, यहाँ पर हमें बोला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। कितने पर ये डायग्राम एच दे रखी है, 1 1 2 2 5.5 पर। ठीक है। फॉर्मूला दे रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2h डिवाइडेड बाई जी अंडर रूट में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 लेके लगाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे अप्रॉक्सीमेटली हम क्या मान लेंगे? 125 मान लेंगे। आंसर थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा ना, तो उस हिसाब से देख लेंगे। 4.9 मतलब कुछ भी थोड़ा हल्का ज़्यादा आएगा ना, तो हम उसके आसपास वाला ऑप्शन देख लेंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव पेपर तो करना नहीं है ना, हमें ऑब्जेक्टिव करना है। तो हमें इसलिए अपनी कैलकुलेशन को बहुत तेज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या है हमारा, 2 × H दे रखा है हमको, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? जी लगा लेंगे। ठीक है। उसके बाद अब देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पर ऊपर वाले टर्म को क्या करा है? बढ़ा लिया है। तो नीचे वाले टर्म को भी बढ़ा लिया है, तो रेशियो जो है वो मेंटेन रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 125 कर लिया, तो यहाँ पर भी 10 कर लिया 9.8 का, तो जो रेशियो ना वो मेंटेन रहेगा और इजीली कट भी जाएगा। देखो यहाँ से हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये टू, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 250 आ जाएगा ना। डिवाइड बाई 10, तो 0 0 कट जाएगा। √25, इसका मतलब है 5 सेकेंड। तो ये इतनी बड़ी मल्टीप्लाई हम करते हैं, इससे बढ़िया हमने कितनी जल्दी सब कुछ अप्रॉक्सीमेट में करके क्या निकाल लिया? अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है। तो मैं ऐसे ही अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकाल कर अपने पेपर को ईजिली टैकल कर लेना है। हमारा हैक नंबर 3 है, चेक ऑप्शन वाइल मल्टीप्लाइंग विद द लास्ट डिजिट। ठीक है। कैसे देखो, हमें दे रखा है, हमें मल्टीप्लाई कर रही है, कुछ आ गया है ऐसा। ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? ऐसा तो पूरा मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, 2.43 × 0.7, बहुत देर लग जाएगी। पूरा ऐसा ऐसा करके नहीं, हमें क्या करना है? 7 की 3 मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा? 21 आ रहा है, तो एंड में 1 आ रहा है। देख लेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं हमको, किस में एंड में 1 आ रहा है, वही होगा ऑप्शन। तो यहाँ पर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, यही होगा। मतलब कि थोड़ा लॉजिकल तुक्का मारना सीखना है हमको। ठीक है, कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसके बाद हमें आना चाहिए क्या? ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें। अगर कुछ ऑप्शन तो बिल्कुल पास पास वाले ऑप्शन हो, तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए। देखो अब कैसे, मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैं, 1028 की, डिवाइडेड बाई 489। ठीक है। ठीक है। मैंने क्या करा, ऊपर वाली वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है और नीचे वाली वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब क्या होगा? जो आंसर होगा ना वो क्या आएगा? जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैंने क्या करा है इस टाइम पर, नीचे वाली वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है। ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा ना वो क्या आएगा? 2 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पर कट के, जैसे कि यहाँ पर 2 आ रहा है, अभी 100 ले लिया है हमने, यहाँ पर ऊपर वाली को कम कर दिया, नीचे वाली को ज़्यादा कर दिया है, तो 100 आ रहा है। लेकिन इन एक्चुअल क्या आएगा? ये 2 से ज़्यादा आएगा। ठीक है। कैसे कैसे अब हम देखते हैं। देखो, अब 2 से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो आ रहा है इसमें, ये तो क्या हुआ? कैंसर हो गया। केस 1 की वजह से। केस 1 क्या है?
यहाँ पर मैंने अगर नीचे वाली टर्म को हम बढ़ा देते हैं और ऊपरी टर्म को हम डिक्रीज कर देते हैं तो जो आंसर आ रहा होता है ना उससे एक्चुअल आंसर ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं केस टू से क्या हो रहा है। जो 1028 है वो ज़्यादा पैसा किसके, 1000 के, ना कि 1300 के। क्योंकि अगर 1300 होता तो क्या बन जाता, 1.44 बन जाता ना। अगर 13 होता तो 1.44 के आसपास होता। ठीक है, तो इसका मतलब है 1.44 भी आंसर नहीं हो सकता है। क्योंकि देख लो तुम्हें क्या लग रहा है इसमें कितना पास पास है ये। अगर हम इसको 400 भी, इसको 500 मान लेते हैं, या फिर हम इसको 400 भी मान लेते हैं तो भी इसका डबल क्या होगा, 800 होगा, और 500 का डबल क्या होगा, 1000 होगा। तो इसके बीच में आनी चाहिए थी ना वैल्यू। ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वैल्यू है ना आंसर की, वो 2.44 और के कम है, इससे कम है, और किससे, 2 से ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद ये हो गया। और केस वन में क्या बोला था मैंने कि 2 से वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, 2.10। ठीक है। जब एक बार हम समझ जाएंगे ना सब हैक्स को तो ये करने में, इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा इजी होगा इनको। ये तो मैंने कुछ अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिए हैं और कुछ मैं आपको बाद में चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते भी बताती जाऊँगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं अपने एंगल्स को। एंगल में सबसे पहले क्या होता है, एक एंगल होता क्या है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट काट लिया हमने। देखो ये रहा, एक ऐसा करके ऐसे, और एक सर्कल का पार्ट काट लिया, ये रहा हमने। ठीक है। तो जो जो बीच के दो रेडियस या फिर दो भी किसी चीज़ से मिलके बना हुआ है, दो एडजेसेंट साइड से मिलके बना हुआ एक ट्रायंगल का कुछ भी, या फिर किसी भी चीज़ का दो लाइन्स आपस में मिल रही है ना, मीट कर रही हैं, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। सर्कल के केस में क्या होता है, हम थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक बार देख लो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस से। यहाँ पर एक हमारा क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है। ट्रायंगल दे रखा है। अब हमें समझना है कि क्या क्या इसमें टर्म्स होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की। पहला है साइन, कॉस और टेन। साइन का मतलब होता है पी अपॉन एच, कॉस का मतलब होता है बी अपॉन एच, और टेन का मतलब होता है पी अपॉन बी। याद नहीं हो रहा, इसे कैसे दे रखना है बताती हूँ मैं। पंडित, एक मिनट रुको जरा, मैं जूम इन कर लूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। तो हमें से ऐसे लगता है पंडित प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले टर्म क्या होगी हमारी, साइन, दूसरी कॉस और तीसरी टेन। और जो बाकी की तीन बची हैं इनकी उल्टी उल्टी होती है। जैसे कि कोसैक का मतलब क्या होता है, 1/साइन, तो ये वाली टर्म भी उल्टी हो जाएगी। सेक का मतलब होता है 1/कॉस, और कॉट का मतलब होता है 1/10। ठीक है। ये सारे टर्म्स उल्टी हो जाएंगी। एक बात ध्यान रखना कि जो क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ होती हैं, कौन सी, साइन, टेन, कॉस, इनके पास यूनिट नहीं होती है और डायमेंशन भी नहीं होती है। जबकि जो एक एंगल होता है ना उसके बाद अपनी यूनिट तो होती है पर डायमेंशन नहीं होती है। क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, हमने क्या पढ़ा था, रेडियन और क्या, डिग्री है, ये इसकी यूनिट होती हैं। पढ़ेंगे हम आगे इनको भी। ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो एंगल्स होते हैं उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स, सॉलिड सप्लीमेंट्री फिजिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर सॉलिड एंगल्स आते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर यूनिट तो होती है लेकिन क्या नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती है। अब इसके बाद यूनिट ऑफ एंगल्स, सबसे पहली यूनिट होती है हमारी रेडियन, जो कि एसआई यूनिट भी है। ठीक है। दूसरी है डिग्री, जो कि प्रैक्टिकल यूनिट होती है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब कि जो एक सर्कल होता है ना वो कितने का होता है, 2 पाई का। ठीक है। उसके बाद एक रेडियन, वैसे देख लो एक रेडियन कितने का हुआ, एक रेडियन हुआ 180/पाई का, और 1 डिग्री कितने की हुई, पाई रेडियन बाय 180 की। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, एक बार क्वेश्चन देख लो तो ढंग से समझ में आएगा। पहले हम देखते हैं रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे। अगर आपको सिंपल सा रेडियन को डिग्री में बदलना है ना तो आप क्या करो, 180/पाई की मल्टीप्लाई कर दो जो भी दे रखा है रेडियन में। ठीक है। देख लो एक बार एग्जांपल्स में आपको दिखा रही हूँ। पाई/2 रेडियन को वो करना, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई/2 इंटू 180/पाई। तो यहाँ से आप पाई कट जाएगा और 180 काटेंगे तो क्या आएगा, 90 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल है पाई/4 रेडियन। पाई/4 इंटू 180/पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। देख लो यहाँ से पाई तो कट ही जाएगा, 4 को काटेंगे 180 से तो 45 आ जाएगा। थर्ड है पाई/3 रेडियन। अगर हम पाई/3 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा।
ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख रखे हैं, आप इनको अपने आप सॉल्व कर देखो, पॉज करो और इनको अपने आप सॉल्व करके देखो, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी हमने क्या देखा था ऊपर, अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है गिवन डिग्रीज में। जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो क्या होगा 30 कटेगा 180 से कितनी बार पे, 6 बार पे, तो क्या आ जाएगा आंसर पाई बाय 6 रेडियन। सेकंड है हमारा 90 डिग्री इंटू करेंगे हम किस में, पाई बाय 180 में, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। 120 को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3। ऐसे ही हम बाकी एग्जांपल्स को भी करके देख लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कह रहा है ये, इफ़ टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो हमें क्या निकालना है, साइन और कॉस निकालना है, ठीक है। दे रखा है हमें क्या कि साइन जो मेरा टेन थीटा है वो 2 है, हमें क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है हमको, साइन और कॉस निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। सबसे पहले हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हमने इसको मान लिया 2/1 मान लेते हैं, चलो ठीक है, रेशियो तो है वैसे भी है, तो हमने इसे 2/1 मान लिया। अब इसे ऐसे कर देख लेते हैं कि जो पी की वैल्यू है वो है 2 और बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। इस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे आगे, क्योंकि ये रेशियोज़ हैं तो रेशियो में हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पर ट्राइंगल बनाया, ये मान लेते हैं हम, इसका एंगल है, एक सेकंड रुको, इज इट, ये मेरा है ट्राइंगल, ठीक है। इसमें इधर मैंने बनाया है अपना एंगल, और यहाँ पर इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 2, और जो इसका बेस है वो है 3। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है साइन, जिसका हम पता नहीं चाहिए हाइपोटेनियस, तो हम उसका हाइपोटेनियस निकालेंगे किससे, एस बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √5, तो ये आ गया √5, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से साइन थीटा p/h से, जो आ जाएगा 2/√5, और कॉस निकालेंगे b/h, जिसका मतलब आ जाएगा 1/√5, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना कि साइन और कॉस की वैल्यू -1 से लेके +1 तक लाई आउट करती है, ठीक है। बहुत मेन बात है कि जो साइन की वैल्यू है वो -1 से लेके +1 तक ले आउट करती है। मैं आगे बता भी दूंगी कैसे, पर अभी आप इस बात को याद रखो। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ ना आगे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सब कुछ एकदम ढंग से, ठीक है। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। अगर साइन की वैल्यू क्या है 3/5 है, तो 10 और कॉस की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही निकाल लेना, कैसे, p/h रख के p को मान लेना 3 और h को मान लेना 5, और उसके बाद वहाँ से क्या निकालना, बेस को निकाल लेना और सॉल्व कर लेना। इस सब का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के दोगे, मैं इसको जल्दी से स्किप कर देती हूँ। वरना अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार पॉज करके लो, एक बार पॉज करके देख लेना, ठीक है। मैं इसे कर देती हूँ, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। हमारी टेबल बनी हुई है, देखो इसमें साइन के सामने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150 और 180 तक बने हुए हैं। कॉस टेन साइन तीनों लिखे हुए हैं, ठीक है। साइन में देखेंगे, साइन 0 की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। 30 में क्या होता है 1/2 होती है। ये देखो हमें 90 तक तो मोस्टली टेबल याद ही होती है, देखो यहाँ तक, एक सेकेंड, हमें ये वाली टेबल तो हमें याद ही है इस लाइन से इधर की, ठीक है। कैसे, 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू, बस आपको साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी तो पूरी टेबल यूँ ही है, बस हलवा, ठीक है। साइन में भी केवल ये 5 वैल्यू याद करनी है। 60 की वैल्यू है √3/2 और 90 की वैल्यू है 1। इसके बाद इन सबको उल्टा कर देंगे, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई है, अरे यार एक सेकेंड, इसकी वैल्यू 1 हो गई है किसकी, cos 0 की। उसके बाद cos 30 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2, 45 की क्या हो गई है 1/√2, 30 की 60 की क्या हो गई है 1/2, और 90 की कितनी है 0, ठीक है। उसके बाद उसके बाद वो क्या होता है, 10 क्या होता है, 10 क्या होता है, 10 होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो 0/0 करेंगे तो क्या आएगा 0, 1/2/3 √3/2 करेंगे तो √3, अगर हम 1/√2 करेंगे तो 1, अगर हम √3/2 करेंगे तो √3, 1/0 करेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइन, ठीक है।
अब इसकी बाद की वैल्यू कैसे याद करनी है, ये देखो यहाँ के बाद की वैल्यू में कैसे याद करनी है। यहाँ पर मानो क्या है, देखो यहाँ पर ना एक मिरर लगा हुआ है, ये रहा यहाँ का मिरर है ये। तो जो मान लो 90 डिग्री पे लगा हुआ है ये मिरर, यहाँ पर ये वाली पूरी वैल्यू पे क्या लगा हुआ है, एक मिरर लगाया हुआ है। तो जैसे इधर हमने वैल्यूज याद करी थी, टापी थी, अभी सेम टू सेम इधर टाप दो। कैसे, देखो ये वाला √3/2 इधर चला जाएगा 120 में, ये वाला 1/√2 इधर चला गया। देखो जितनी जितनी पास, मिरर का क्या फॉर्मूला होता है, कोई चीज़ जितनी उसके पास होगी वो उतनी पास दिखेगी ना उसको। ठीक है, तो ऐसे ही देखो जो दूर है उसे दूर ले गए, जो ज़ीरो है इधर वाला वो 180 बना देगा और दूर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस के केस में 1/2 इधर जाके क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, इधर 1/√2 क्या हो जाएगा इधर जाके 1/√2 किसका 135 डिग्री के लिए। ऐसे ही क्या हो जाएंगे, सारा मिरर लगा लगा के ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इधर की इधर चली जाएंगी। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि माइनस का साइन क्यों लग रहा है, ये माइनस क्यों लग रहा है, माइनस 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 क्यों लग रहा है। तो इसे पढ़ने के लिए हमें एक बार क्या करना होगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। मूव ऑन, एक मिनट यहाँ पर आ जाओ। देखो इसके लिए जो हमारे 90 तक के एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन 90 के बाद जो हमारी क्या है कॉस, 90 के बाद 180 तक केवल कोसेक और साइन ही पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसलिए जो हमने अभी देखे थे वैल्यूज़ 90 से ऊपर 180 तक, उसमें माइनस आ रहा है किस किस में, कॉस में और टेन की वैल्यूज़ में। ठीक है, समझ आ गया, इसलिए माइनस आ रहा था। अब देखते हैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर हमें निकालिए है वैल्यू साइन किसकी, थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की, एंगल दे रखा है 37 डिग्री। आपको दिक्कत होती नहीं याद करने में, तो क्या करो, देखो ये मेरा ट्राइंगल है, मैं इसे दोबारा बनाती हूँ यहाँ पर, और इसका डिग्री का एंगल है 37। ठीक है, तो 37 दे रखा है, तो जहाँ पर 37 आ रहा है छोटा एंगल है ना, इसके सामने वाला जो होगा ये वाली साइड ये छोटी होगी, मतलब कि ये 3 होगी। 37 से 3 याद रखना है यहाँ से, तो यहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा। 3 4 5 का तो होती है ये सारी की सारी, तो इससे आपसे ढंग से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये 3 4 5 के रेशियो से आ जाएंगी। तो हम ऐसा क्या निकालेंगे, इसके बाद 10 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये 10 होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है 3/4। ऐसे साइन निकालेंगे और कॉस निकालेंगे। ठीक है, 53 के लिए क्या करेंगे, बड़ी वाली साइड होगी बड़े वाले एंगल की तरफ, तो 53 की तरफ बड़ा वाली साइड होगी। तो सबसे बड़े वाली तो हम हाइपोटेनस होनी है, वो तो पता ही है। तो 3 और 4 में से ही कन्फ्यूज़न होती है बार बारी। तो 3 और 4 की कन्फ्यूजन कैसे दूर करें, मैंने आपको बता दिया है, 37 के सामने 3 वाली साइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले 10 निकाल लेंगे हम, उसके बाद साइन निकाल लेंगे, ऐसे ही कॉस निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला वाला देखो क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल्स टू साइन थीटा x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट थीटा इज इक्वल्स टू 30। अब हम सोचते हैं क्या करें। देखो अकेले डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं है, अकेले डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक वो डिग्री किसी के साथ ना हो, मतलब कि रेडियन में ना हो या फिर ऐसा ना हो। तो हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे लिए तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो कुछ मतलब ही नहीं है, √30 क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो साइन 30 लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, हम करेंगे नीचे से रेडियन में कन्वर्ट। तो हो जाएगा 1/2 होते हैं √30 की वैल्यू अपॉन पाई/6। यहाँ से 2 से 6 कट जाएगा 3 वाली पर, तो हो जाएगा 3/पाई इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे हम जब काम लेते हैं जब छोटे छोटे एंगल्स होते हैं। कैसे कैसे देख लो एक बार, मेरा एक सर्कल है ये, यहाँ से मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप काट ली है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, क्या जब हम एक ट्रायंगल की बहुत बहुत पतली, तो मैंने आपको बड़ी दिखा दी है, अगर हम बहुत ही पतली सी काटेंगे स्ट्रिप, बिल्कुल पतली सी, एकदम एकदम पतली सी, तो क्या होगा, लगभग लगभग हमारी क्या पी और बी क्या होंगी, पी और सॉरी एच और बी क्या होंगी, इक्वली होंगी ना, क्योंकि जो हमारी पी है वो बहुत ही छोटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको,
जैसे कि यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि मैंने अगर एक सर्कल में से कुछ काटी है, एक ट्रायंगल सा काटा है, एक आर्क वगैरह काटी है, तो ये तो हमारी रेडियस हो जाती है और ये वाला पार्ट हो गया आर्क। तो ऐसे मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप काट ली है, तो उसमें जो हमारी एच और बी है वो हो जाएगी क्या, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पी बहुत ही छोटा है यार। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जो पी की वैल्यू है वो क्या होगी, रेडियस इंटू क्या, आर, मतलब थीटा। पी क्या है, आर क्या है, तो रेडियस इंटू थीटा हो जाएगी, तो इसका मतलब है आर थीटा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब साइन कॉस वगैरह निकालेंगे। तो पी की वैल्यू आ गई है, एच की वैल्यू वही है क्या, आर। तो पी एच अपन आर कर पी अपन एच करके निकालेंगे। यहाँ से आर क्या है, कट जाएगा, तो थीटा बच जाएगा। ऐसे कॉस में निकालेंगे पी अपन एच करके, तो आर अपन आर बना जाएगा। टेन में निकालेंगे कॉस अपन साइन करके, तो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इसका मतलब जब हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो हमारी टेन की वैल्यू साइन के इक्वल आती है। समझ में आ रही है? ये था इसका निष्कर्ष कि जब हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो हमारी टेन की वैल्यू साइन के इक्वल आती है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ वैल्यूज़ निकाल कर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी साइन 2 की वैल्यू क्या होगी, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, पाई बाय 90 रेडियन। इसके बाद टेन 3 की निकालेंगे, तो वही सिंपल सा मेथड है कन्वर्ट करने का, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो और आ जाएगा कितना, पाई बाय 6 डिग्री। कॉस 3 की क्या आएगी, कॉस 3 की क्या आएगी, 1। क्यों, क्योंकि बहुत छोटे एंगल के लिए कॉस क्या है, बहुत छोटे एंगल के लिए कॉस क्या है, 1। तो इसे हम कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कॉस के केस में। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज़ है वो हम देख लेते हैं। तो कोई हमारी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में पी का स्क्वायर बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ पी स्क्वायर की वो कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा, पी का स्क्वायर अपन पी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1। बी का स्क्वायर अपन पी का स्क्वायर मतलब कि कॉट स्क्वायर, एच का स्क्वायर अपन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो ये क्या बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पर वैसे पाइथागोरस थ्योरम लिखो, इस बार एच से वो कर दो डिवाइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म तो कट के 1 हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा और ये कॉस बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम धर ले जाएंगे अपने स्क्वायर को, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। क्या, सबसे पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए इसके लिए। पहली आइडेंटिटी है हमारी, अगर हम साइन ए प्लस बी करते हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, प्लस के केस में साइन में प्लस ही रहता है, कॉस ए प्लस कॉस बी। इसका मतलब है कॉस कॉस वाला क्या होता है, मैं अपने पास ही रखूँगा अपने साथी को, तो इसमें कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये उल्टा चलता है तो इसलिए इसका यहाँ पर प्लस वाला साइन पर भी, अरे यार ये देख रहे हो, तो इसके प्लस वाले साइन पर भी क्या आ रहा होता है, माइनस आ रहा होता है। थर्ड आइडेंटिटी है साइन ए माइनस बी, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो साइन के केस में माइनस ही आएगा और सिंपल क्या रह जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन थीटा के टेन ए प्लस बी के केस में होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये कुछ एनर्टी से जो आपको याद करनी पड़ने वाली है, इनको याद कर लेना ढंग से। ठीक है, एकदम ढंग से। अब मेरे एक केस दे रखा है यहाँ पर कि अगर a की वैल्यू b के इक्वल हो, जैसे कि साइन a प्लस ए हो जाए, साइन a प्लस बी की चक्कर जगह बजाय, तो क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी। अब सब जगह a रख दे तो क्या होने वाला है, कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी। तो क्या बन जाना है, ये दोनों को प्लस करके 2 साइन ए कॉस बी। तो इसका मतलब साइन 2a की वैल्यू होती है 2 साइन ए कॉस बी कॉस ए, और भी इक्वल है ना इसीलिए।
ठीक है। देखो आगे वाला क्वेश्चन, फाइंड साइन 120। अरे फाइंड साइन 120। 120 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 60। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हमने ऊपर पढ़ा था कि साइन 2a की वैल्यू क्या होती है, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, 2 sin 60 इंटू कॉस 60। यहाँ पर 2 इंटू sin 60 की वैल्यू रखेंगे √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। फिर यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3/2 जो कि वैल्यू है साइन 120 की। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है cos 2a। अगर हमारी ए और बी जो है वो सेम हो। ठीक है, जैसे अब ऊपर अपना साइन का फाइंड करा था, ऐसे हमें कॉस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमें पता है कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और ए और बी अगर आपस में इक्वल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos 2a हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। ये क्या बन जाएगा, मतलब कि cos a इंटू कॉस ए क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। आगे हम कुछ वैल्यू फाइंड आउट्स करेंगे जो हमने आगे आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उन पर बेस्ड। देखते हैं कैसे कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले साइन 75 की। साइन 75 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे दो भागों में तोड़ लेंगे, एक है 45 प्लस 30। तो 45 प्लस 30 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, साइन ए 45 साइन 45 इंटू कॉस 30। अगली बार में हम क्या करेंगे, कॉस ए साइन बी, तो कॉस 45 इंटू साइन 30। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रख देंगे, उसका तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कल सारे क्वेश्चन खुद से करके देखना। मैं आपको दूसरा बता रही हूँ, तो ये एग्जाम्पल है कौन सा, साइन 105 डिग्री का क्या होगा, साइन 105 को हम तोड़ेंगे कि इसमें 60 और 45 में। तो यहाँ से भी ऐसे निकालेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन 60 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45। यहाँ पर हम साइन 60 की वैल्यू रखेंगे क्या, √3/2, कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2, और यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू साइन 45 की 1/√2। इसे क्या निकल के आएगा आंसर, √3/2। ठीक है। इसके बाद ऐसे कॉस का निकाल लेंगे। कॉस में क्या होता है, अगर यहाँ पे देखो cos 2a वाला वो फंक्शन बनना है जो हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ये वाला फंक्शन बनना है ना। तो cos 2 को हम कैसे निकालेंगे, cos a का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर। इसे निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 1/2। ठीक है। अब हम क्वाड्रेंट्स देखेंगे। देखो ये है हमारे 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो जो इधर वाले में सबके सब पॉजिटिव होंगे, इधर से सब सिंपल सी बात है क्योंकि इधर वाई और एक्स दोनों पॉजिटिव है ना, एक्सेस, तो यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होगा। इधर की तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होगा। कैसे याद रखना है, ऑल शुगर टू कॉफ़ी या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट में ऑल है तो इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। शुगर का मतलब साइन, टू का मतलब टेन और कॉफ़ी का मतलब कॉस। ऐसे हम पॉजिटिव याद कर सकते हैं कौन से टर्म पॉजिटिव होंगी। तो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेंट वाइज चार्ट बनाया है, आप देख लो एक बारी। ठीक है। क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होता है कि 90 से कम अगर कोई थीटा होता है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई आउट करता है। तो अगर हमारा साइन माइनस थीटा करेंगे तो हम क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। और 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट थीटा। इसका मतलब इसमें फंक्शन चेंज हो जाते हैं, जो साइन है वो कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में, और 10 कॉट में। ठीक है। लेकिन 160 के टर्म में ऐसा नहीं होता है, मतलब 180 और 160 के टर्म में जो हमारा फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन 90 और थर्ड क्वाड्रेंट के किस में, 270 में जो फंक्शंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक बार देख लो। 360 प्लस थीटा में क्या होता है, साइन का साइन थीटा ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, और टेन का टेन थीटा ही रहता है। ठीक है। क्वाड्रेंट सेकंड 90 प्लस थीटा।
90 प्लस थीटा में भी चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, साइन कॉस में बदल जाता है। और देखो कॉस पॉजिटिव है, सेकंड में कॉस पॉजिटिव है, इसलिए कॉस जो साइन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। और कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा में बदल जाता है। और टेन भी माइनस कॉट थीटा में, क्योंकि ये दोनों टर्म माइनस थी। ठीक है, अगला 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है। यहाँ पर 180 दे रखा है ना, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो साइन 180 क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही। कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और टेन 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस के टेन थीटा। साइन तो देखो, साइन तो क्वाड्रेंट वाइज चेंज होने हैं, लेकिन जो फंक्शन है ना वो टर्म के बेसिस पे चेंज होंगे। अगर 90 है तो चेंज होगा, 270 है तो चेंज होगा, 180 है तो चेंज नहीं होगा, और 360 है तो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेंट थर्ड में 180 है, पहले 180 प्लस थीटा है ना, तो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर माइनस होता है, कौन सा टर्म माइनस होती है, साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म माइनस होती है। तो इसीलिए साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा हो जाएगी, पॉजिटिव का टेन थीटा। इसके बाद सेकंड केस है, इसमें 270 माइनस थीटा, तो उसमें चेंज होगा। तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। टेन बदल जाएगा किस में, कॉट में। और साइन किस पर बेस्ड होंगे, क्वाड्रेंट वाइज। तो इसमें टेन को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट फोर में क्या होगा, क्वाड्रेंट फोर में 270 प्लस थीटा में क्या होगा, देखो 270 वाले केस में क्या होना है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस साइन में, सब में सेम सेम बात है, बहुत ईजी है याद करना। टेन जाएगा कॉट में, और माइनस का साइन किस किसके साथ रहेगा, साइन और टेन की जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, माइनस में होंगी, जबकि जो कॉस है वो पॉजिटिव होगा। 360 में नहीं चेंज होगा कुछ भी फंक्शन, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का, ये गलती से लिख गया है कॉट, यहाँ पर टेन होगा, टेन थीटा। ठीक है, बस क्या चेंज होगा, माइनस की टर्म लग जाएगा यहाँ पर। ओके, ठीक है। अब एक बार एक चीज़ देख लो यहाँ पर, देखो साइन 180 का 360 का मतलब क्या होता है, एक हम पूरा का पूरा, देखो यहाँ पर देखो 360 का मतलब क्या होता है, यहाँ से चालू करा मैंने एंगल बनाना, ये मैं यहाँ पर वापस लौट के आ गई हूँ, मतलब मैं 0 डिग्री पर वापस लौट के आ गई हूँ। तो 360 का इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है कि मैं 0 पे लौट के आ गई हूँ। तो हम साइन 360 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा ही बन जाना है। लेकिन ये किस में लाई आउट करेगा, 360 माइनस थीटा किस में लाई आउट करेगा, 360 माइनस थीटा एक तरीके से क्वाड्रेंट फोर में लाई आउट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर साइन की टर्म माइनस में आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। और तो इस वजह से साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के साइन थीटा। समझ में आया क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेंट फोर में लाई करेगा, और क्वाड्रेंट फोर के अंदर हमारी साइन की टर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। जबकि अगर 360 माइनस थीटा हुआ वो भी क्वाड्रेंट फोर में लाई करेगा, और वहाँ पर कॉस की टर्म क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब कि जब हम इसको यहाँ पर ये वाले टर्म को हम 0 मानेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस माइनस थीटा बन जाएगा, जो कि इक्वल होगा पॉजिटिव कॉस थीटा के। क्यों भाई, क्योंकि ये क्वाड्रेंट फोर में लाई करता है, और क्वाड्रेंट फोर के अंदर जो कॉस है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हमने ऊपर पढ़े थे ना क्वाड्रेंट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। साइन माइनस 30 डिग्री, ये पहला क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, साइन माइनस 30 को हम साइन माइनस साइन थीटा रख लेंगे। तो साइन माइनस 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू का आगे बस माइनस लगाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, 60 की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि ये क्वाड्रेंट फोर में लाई करती है। ऐसे ही साइन 360 प्लस थीटा वाले का बनेगा कौन सा, यहाँ पर क्या है, साइन वो है 390 है, तो 390 का मतलब क्या होगा, 360
प्लस 30, जिसका मतलब है 360 क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो टर्म कंसिडर होगी तो साइन 30 बन जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 120 का मतलब क्या होगा, साइन 120 का 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा, और 90 वाले केस में फंक्शन क्या होता है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा cos 30 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। और 90 प्लस थीटा कौन से उसमें जाएगा, सेकेंड में, जहाँ पर कि साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हमने सारे डिग्री वाला एग्जाम्पल देख लिया, एक बार रेडियन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइन 20π/3, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक बार देख लो। यहाँ तो मैं ये वाला एग्जाम्पल मैं तुम्हें आगे यहाँ से बताती हूँ। देखो ये देखो, ये गया 2π का सर्कल, एक मिनट से इरेज कर दूँ सारा, एक सेकंड दो। हाँ, तो ये हो गया 2π का सर्कल, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है इतना, ये पूरा, अरे 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 ये पूरा कितना है 180, मतलब कि 1π इज इक्वल्स टू 180। अरे यार 1π इज इक्वल्स टू 180 होता है ना, 1π इज इक्वल्स टू 180 होता है। तो देखो आगे इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा गया है। इसने हमें क्या करना है, 20 को हम तोड़ लेंगे ऐसे ही कि जिससे जो नीचे वाली टर्म है वो हट जाए एक तरफ से। ठीक है, तो क्या करना है, 180 को हम उसको पाई को ऐसे तोड़, 20 को ऐसे तोड़ लेंगे कि क्या बन जाए, टर्म बन जाए। तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे, 21π/3 माइनस पाए, मतलब कि ये पूरी वन टर्म है, अपन में 3 है पूरा। जब हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, एक तरफ तो 3 से 21 कट जाएगा, 7π आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, π/3 का जाएगा। तो ये कौन सा वाला केस बन जाएगा, पाई का मतलब 180 और ये होगा थीटा, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा वाला केस बन जाना है। और हमें π/3 की वैल्यू निकालनी कैसे, अगर हमको नहीं आती है तो हम कैसे निकालेंगे π/3 की वैल्यू, 180 क्या होता है हमारा, पाई होता है, हमें दे रखा कितना है π/3, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, π/3 इज इक्वल्स, यहाँ से इसको ऐसे, अरे 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 एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे कि हम जो हमारी रेडियन में वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, तो यहाँ पर 180 की जगह पाई की जगह 180 रख देंगे, और अपन में 3 दे रखा है, तो यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 60 निकल के आ जाएगी। तो π/3 की वैल्यू 60 होती है। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा में जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है और रिलाई करता है किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आने वाली क्योंकि साइन है। तो क्या होगा π/3 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब या फिर लाइक और कमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर दिखाया करो। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, और एंगल जिस पे जो वाई होगा वो मैक्सिमम होगा, ये हम कैसे पता लगाएं। ठीक है, अगर वैल्यू साइन की है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, और 1 किस पे होती है, 90 डिग्री पे। तो हम यहाँ पर जो थीटा दे रखा है उसको किससे इक्वल कर देंगे, जो 3 थीटा दे रखा है इसको हम इक्वल कर देंगे 90 के, क्योंकि 90 पर ही 1 होता है ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, तो थीटा कितना निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और 3 इंटू साइन थीटा यहाँ पर हो ही रहा था क्वेश्चन में, तो इसलिए 3 × 1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू वाई की निकल के आएगी 3। ऐसे अगले क्वेश्चन पे देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आनी है। यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू, अगर हमें साइन θ/2 की मैक्सिमम वो बताना है मैक्सिममली क्या होगा थीटा, जिस पर वाई की वैल्यू क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, तो हम θ/2 को 90 के इक्वल रखेंगे, तो थीटा कितना निकल के आएगा 180, और वैल्यू वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, बताओ क्या निकल के आएगी, 1/2। ठीक है,
यहाँ पर देखो ये बहुत मेन कंसेप्ट है, आगे बाद में बार बार काम आने वाला है ये। इफ y इज इक्वल्स टू साइन थीटा ए या फिर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू y की क्या होने वाली है? y की मैक्सिमम वैल्यू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पूरा का पूरा अंडर रूट में। देख लो ये पक्का काम आने वाला है, मैं बहुत ढंग से बता रही हूँ। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्टेंट फॉर्मूला की तरह, ठीक है। ऐसे ही y मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? a स्क्वायर, देखो मैंने गलती करी है, 1 मिनट, यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी 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 आई एम सॉरी। देखो y मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में सब कुछ, ठीक है। छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ कर दिया करो, पढ़ते टाइम बता देती हूँ मैं, अगर मुझे लगता है कभी कभी मेरे से गलती हो गई है लिखने में, ठीक है। यहाँ पे कर दे रखा है हमको y की वैल्यू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पूरा अंडर रूट में रख के। कैसे? 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 आ जाएगा, यहाँ से 5 निकल के आ जाएगी y की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हमने 4 हैक पढ़े थे स्टार्टिंग में, 5वां हैक देख लो। अगर किसी क्वेश्चन में मैं दे रखा हो क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, तो हम a1 की वैल्यू a मान सकते हैं और a2 की वैल्यू b मान सकते हैं सॉल्व करने के लिए। हमने आगे ऊपर एक क्वेश्चन में करी भी थी ये, तो किस क्वेश्चन में बताऊँ एक बार? 1 मिनट रुको, बस दिखाती हूँ तुमको मैं। ये रहा, हमने वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा था ना, एक हमें 10 की वैल्यू दे रखी थी और उसमें हमें क्या निकालना था? हमने कॉस और वो फाइंड आउट करने थे क्या क्या। जस्ट ये रहा। देखो हमने यहाँ पर क्या करा था कि p को मान लिया था 3 और h को मान लिया था 5। तो ऐसे ही जब हमें कोई अगर दे रखी हो वैल्यू रेशियो में, तो हम उसके इज इक्वल्स टू में जो दे रखा होता है सामने सामने, तो ना उसकी वैल्यूज़ मान लेते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन जो होती है वो इजी हो जाती है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन दे रखा है मैं यहाँ पर, इफ़ y अपॉन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 7/3, तो फाइंड करना है हमें a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। या फिर देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को मान लेंगे 7, x की वैल्यू को मान लेंगे 7 सामने सामने, y की वैल्यू को मान लेंगे 3। तो यहाँ पर हम सिंपल सिंपल वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर x की जगह पर 3 प्लस 7 सब कुछ रख के। तो मैं कुछ गलत बोल देती हूँ कभी कभी, मेरे टंग स्लिप आउट कर जाती है, तो समझ लिया करो जो लिख रहा होता है। x की जगह पर रखेंगे 7 और y की जगह पर रखेंगे 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 10/4 आ जाएगा, कट के 5/2 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। तुम कहाँ ऐसे इतना बड़ा बड़ा करके निकालोगे, इसे छोटे तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ √i1 प्लस √i2 इज इक्वल्स टू 5/3। नहीं, गलत पढ़ दिया मैंने क्वेश्चन। √i1 प्लस √i2 अपॉन √i1 माइनस √i2 इज इक्वल्स टू 5/3। फाइंड करना है हमें i1 अपॉन i2। यहाँ पर रख के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, तो क्या हो जाएगा? 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो माइनस का टर्म इधर की तरफ आ जाएगी और प्लस की टर्म इधर की तरफ आ जाएगी। तो 3 अंडर रूट के i1 प्लस 3 अंडर रूट का i2 इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट i1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट i2। यहाँ से i1 वाली वैल्यू को हम एक तरफ ले आएंगे, i2 की वैल्यू को एक तरफ ले आएंगे। 3 माइनस 5 क्या होगा? 2, माइनस की टर्म होगा क्योंकि 5 बड़ा है। यहाँ पर दोनों माइनस के हैं तो इसलिए माइनस तो आएगा ही, 8i2, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा इधर, i1 अपॉन i2 को इधर ले जाएंगे, उसकी टर्म को इधर ले जाएंगे, तो √i1 अपॉन √i2 की वैल्यू क्या आएगी? 8/2, काट के क्या आ जाएगी? 4, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पर दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे? इधर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर होगा क्या आ जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा इसमें, क्योंकि ऊपर पूछा किसकी वैल्यू है? i1 अपॉन i2 की।
ना कि अंडर रूट वाले टर्म्स की, ठीक है। इसके बाद टॉपिक है बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन। अगर जो हमारी टर्म है, देखो कोई ऐसी टर्म आती है कभी कभी, एक सेकेंड रखो, 1000 प्लस 1 की पावर, क्या पावर लिखूं, 100। तो हमें समझ नहीं आएगा भाई इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी दूर दूर तक का हो गया है सब कुछ। तो हम क्या करेंगे उस टाइम पर, सिंपल सा, देखो ये वाला क्वेश्चन है जैसे ये रहा, तो हम क्या करेंगे, 1 + x, 1 की टर्म से तोड़ लेंगे टर्म को, और ये क्या बना देंगे इसे हम 1 + n की पावर n x। तो जो पावर वाली n है ये कहाँ आ जाएगी, x के पास आ जाएगी, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल समझाती हूँ आपको, एक मिनट ये वाला एरिया साफ कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो जरा, हमें फाइंड करना है 1103 की पावर है 1/3। तो हम क्या करेंगे, 1000 + 3 की पावर है 1/3, ऐसे 1000 कॉमन ले लेंगे, तो 1 + क्या आ जाएगा, 0.003, जो कि 1 के मुकाबले में क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो अगर जो 1 के मुकाबले में जो यहाँ पर भी टर्म आ रही है जिसे हम x बोलते हैं, ये बहुत छोटी वैल्यू हो, तो मैं एक टर्म को यूज़ कर सकते हैं जिसे हम बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों पे अलग अलग 1/3 लगा देंगे। तो 1000 पे जब हम 1/3 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टर्म अंदर चली जाएगी। तो 1 + 1/3 इंटू एक्स, तो यहाँ पर 3 से ये वाली टर्म कट जाएगी, तो 0.001 पे टर्म कट जाएगी, क्या आ जाएगा, 10 ब्रैकेट में 1 + 0.001। इसके बाद आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 10.01, ठीक है। ऐसे बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपने वाला क्वेश्चन तो देखा ही होगा और जगह क्या, कि अर्थ की रेडियस के ऊपर थोड़ी सी सरफेस से ऊपर क्या है, मैं तुम्हें बड़ा बना दिया, बहुत पास में है बिल्कुल, ये मान लो बिल्कुल अर्थ की सरफेस के ऊपर। देखो ये बोल भी रहा है क्वेश्चन, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ g क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब थोड़ी सी पास है, पर h तो कुछ ना कुछ है, बिल्कुल ही छुपी हुई नहीं है अर्थ से। तो क्या होगा, हमारी जो पूरी d निकल के आ रही है, ये वाली लाइन जो कि अर्थ के सेंटर से मिल रही है, इसे हम डी बोलेंगे, ये क्या होगी, r + h। r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और h क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द ऑब्जेक्ट। जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी का ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल कोशेंट इंटू m/r²। आर हमारा यहाँ पर क्या है, जो हमने डी निकाल रखा, तो डी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा हमारा, बड़ा R + h का स्क्वायर, ठीक है। बताइए आर तो कितनी बड़ी, कितनी ज़्यादा अंदर है, जो हमारी अर्थ है कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, एच तो हमने बहुत छोटी सी मानी है उसके मुकाबले में, समझ रहे हो ना, एच तो हमने बहुत छोटी सी मानी है उसके मुकाबले में। तो जो हमारी क्या है, एच है, वो बहुत छोटी टर्म होगी आर के मुकाबले में, इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या यूज़ कर सकते हैं, बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट की क्या, ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटी, और ये है हमारी क्या, अर्थ के लिए, अर्थ के सरफेस पे जब कोई चीज़ होगी उसके लिए ग्रेविटी, जिसे हम g0 बोलेंगे, इज इक्वल्स टू क्या होगा, Gm/r का स्क्वायर, बड़ा आर का स्क्वायर, जो कि रेडियस है अर्थ की, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पर हमने क्या करा है, 1/r/h, r/h कर दिया है, मतलब r² को बाहर निकाल दिया यहाँ से, और 1/r/h का स्क्वायर, ये पूरी टर्म ने कैसे निकाली है, समझ पा रहे हो, एक बार ज़रा समझाओ मैं, देखो, अरे यार देखो यहाँ पर, इधर समझाती हूँ मैं इसके, ये रहा, ये मेरी अर्थ है, इसके गोले से बिल्कुल इतनी सी दूर, मानो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, इसके लिए ग्रेविटी निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थ के सरफेस पे अगर कोई चीज़ होती, बिल्कुल अर्थ से यहीं पर छुपी हुई, बिल्कुल अर्थ पे, अरे यार मैंने कहाँ बना दी, देख रहे हो, बिल्कुल अर्थ के यहाँ पर छुपी हुई कुछ होता, तो उसके लिए कितनी ग्रेविटी हो जाती, कितनी हो जाती,
अर्थ ये रेडियस है और ये जो यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा पोर्शन है ये एच है। टोटल टोटल मिला के इसको मैंने डी लिख दिया है। अर्थ के लिए जी नॉट बोलते हैं हम इसे। अर्थ के लिए क्या होगा, ग्रेविटेशनल फार्मूला होगा जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो। जबकि अगर हम निकालेंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही होना है। ठीक है, अब इसमें से हमने आर टर्म को ये वाली आर को कॉमन बाहर निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर को बाहर निकाल दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + h/r। समझ पा रहे हो। अरे यार देख रहे हो, फोन हैंग हो गया। आर ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकल के आई ये वाली पूरी टर्म। एक सेकंड तो कोई फ़ोन गया। ठीक है, यहाँ से निकल के आई ये वाली टर्म। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये वाली टर्म। अब देखो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ये क्या है, ये ग्रेविटी बाय द अर्थ है, उसके बिल्कुल सरफेस पर। तो ये जी नॉट है, जी इज इक्वल्स टू जी नॉट। अब इस वाले टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाली टर्म माइनस में चेंज हो जानी है। जो उसकी पावर है वो उसमें -1 मल्टीप्लाई हो जाना है। तो पावर में -1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2। तो क्या आ जाएगी, फाइनल ग्रेविटी इन रिलेशन टू अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ के सरफेस के लिए जी इज इक्वल्स टू जी नॉट, जो कि अर्थ की ग्रेविटी है, इंटू -1 - 2h/r। ठीक है, अब हम एक बार जीपी सीरीज़ देख लेते हैं। जीपी सीरीज़ में क्या होता है, एक कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, जिससे जो टर्म है वो आगे बढ़ती रहती है उसको यूज़ कर करके। तो कैसे निकालेंगे कॉमन रेशियो को, हम कोई एक एन टर्म लेंगे और उसको डिवाइड कर देके एन से पहली वाली टर्म है, मतलब n-1 टर्म से। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लो तो समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड देखो, यहाँ पर हमें एक सीरीज़ दे रखी है 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/18। ठीक है, अगर हमें कॉमन रेशियो निकालना है तो हम कोई भी दो टर्म लेंगे। अगर मान लो मैंने सेकंड टर्म ली है डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो क्या आ जाएगा हमारा कॉमन रेशियो, जो ये 1 है मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो 1/2 हमारा कॉमन रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सम कैसे निकालते हैं, जीपी सीरीज़ का सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। इन्फिनिटी टर्म का सम निकालने के लिए ये, तो अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है जीपी सीरीज़ की क्या थी 1। ठीक है, 1 माइनस क्या हमने निकाला था यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या आया था 1/2। तो 1/1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इससे क्या आ जाएगा 2 हमारा क्या आ जाएगा सम ऑफ ऑल द टर्म गिवन हेयर इन दिस जीपी सीरीज़। ये वाली जीपी सीरीज़ के इनफाइनाइट नंबर तक सम क्या निकल के आएगा 2। ठीक है, ये कहाँ पर काम आते हैं, जैसे फिजिक्स में हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ए से लेके बी तक निकालने होते हैं हमको। देखो जैसे यहाँ पर एक निकला हुआ है क्या, ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, इसके बीच में इनफाइनाइट आर लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर एक है, फिर 2 में डिवाइड हो रहा है, ये पैरेलल में क्या होता है डिवाइड हो जाता है ना, फिर इसके बाद फिर 4 में डिवाइड हो रहा है, तो एक पैटर्न बनना है ना ढंग से एकदम, फिर 8 में। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक जीपी टर्म बना सकते हैं। तो पहली वाली टर्म क्या बनेगी, एक आर है, फिर उसके बाद 2 में बढ़ रहा है तो 2 आर, फिर 4 में डिवाइड बाई 4, तो ये क्या बन गई, एक जीपी सीरीज़ बन जाएगी। इसके बाद हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसमें आर को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर वही वाली टर्म बन जाएगी जब हमने वो भी ऊपर देखी थी, और इनफाइनाइट तक इसको प्रेस करना है। तो अभी क्या आया था ऊपर निकल के, इस वाली वैल्यू की क्या निकल के आई थी, वैल्यू 2 निकल के आई थी। तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो किसके बराबर होगा, 2R के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स में जीपी सीरीज़ यूज़ होती है। मैंने अब तक इस पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ा दिया तुमको, मैंने इसमें एंगल्स, जीपी सीरीज़, बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, टिग्नोमेट्री, क्वाड्रेंट्स, ये सब कुछ पढ़ा दिया है। अगले लेक्चर में मैं ग्राफ से पढ़ाऊँगी,
So stay tuned. If you like the video, then hit the like button and subscribe to our channel, The Scoop Tuber. Also give us your valuable comments and feedbacks in comment section. Thank you.